हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू जैन आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टू द पॉइंट। सो वी आर बैक विद न्यू कॉन्सेप्ट विद अ न्यू पॉइंट दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। सो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटलाइजेशन रेशियो विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो रेशो का जो ये वाला पार्ट है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मानते हैं रेशो वाला, जो कि थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल बोथ वेज में पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा। सो ये वाला जो वीडियो है ये 12 से लगाकर एम कॉम, बीबीए, बीकॉम, एमबीए सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। सो प्लीज 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 share with your friends, like and subscribe my channel. Okay, so we will be starting with the meaning and the concept of the market capitalization. सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, किसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो बहुत ही सिंपल टर्म में अगर हम लोग बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मार्केट वैल्यू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स और जो आउटसाइडर्स यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं टू नो द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और द इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं। सो जनरल सेंस में आप बोल सकते हैं कि अभी तक हमने जो रेशियो पढ़े हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। तो ये सारे जो रेशियो हैं वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट और कंपनी के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है कि कंपनी इंटरनली कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, कंपनी कितना सॉल्वेंसी मेंटेन कर रही है, कैश लिक्विडिटी कितना है, प्रॉफिट अर्निंग कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। सो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बाकी अदर रेशो में। सो दिस इज द फिफ्थ रेशो हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अभी ऐड हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशो। इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट बेस्ड रेशो, जिसमें आपको कंपनी की आउटसाइड हेल्थ जो है कंपनी की वो पता चलती है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, मार्केट में कंपनी की वैल्यू क्या है, ये आप समझ सकते हैं जब आप निकालते हैं, आप फाइंड आउट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so just let's read the definition. कि market capitalization ratio are indicator of the market value of the organization, or we can say that what the market value of the share of the organization, investors, stakeholder or other users of the financial statement of the company are interested in knowing the market capitalization ratio of the organization। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं कंपनी के, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन नोइंग द मार्केट केप। सिंपली इसको बोलते हैं मार्केट केप भी बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। सो वो सारे इंटरेस्टेड होते हैं इन नोइंग द वैल्यू ऑफ द मार्केट की, चाहे कंपनी इनसाइड या इंटरनली कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो डिसाइड करता है कंपनी का शेयर प्राइस। और कंपनी का जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है वो सब कुछ डिपेंड होता है ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियोस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। Okay, now we will be understanding the different types of market capitalization ratio जो कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं to know the value of that organization or to know the reputation in the market for that particular organization. So first ratio जो बहुत ही important है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप MCQs या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, शॉर्ट नोट्स में है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। So first is your earning per share ratio. सो नाम से वी कैन अंडरस्टैंड कि अर्निंग पर शेयर यानी कि अपने हर एक इक्विटी शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना रिटर्न कंपनी को मिल रहा है पर शेयर। सो दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। So as we know that wealth maximization is the ultimate goal for any organization. So to know the wealth maximization capacity of any organization, we can analyze this particular ratio that is called as earning per share, कि अपने हर एक शेयर पर कंपनी को कितना रिटर्न मिल रहा है। Okay, also we can say that we can access that how much profit every single equity share is अर्निंग, मतलब हर एक इक्विटी शेयर्स पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी।
जनरली हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बचता है वो होता है इंटरेस्ट हटाने के बाद, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, टैक्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। बट जो हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं अर्निंग पर शेयर में, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर पर शेयर वी कैन से। So it is the earning per share ratio, and the formula is net income minus preference shareholders dividend we can say, because जो net profit होता है उसमें से जब आप dividend holders, जो हमारे preference shareholders को dividend pay करने के बाद जो amount बचता है वही profits available होते हैं for the equity shareholder in the organization. That is why the formula is here you can see net income minus preference dividend divided by outstanding share, or we can say the number of share available in any organization. So this is the earning per share ratio you can say कि एक शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है in very simple language, and formula is here. Yeah, here is a statement you can see in this slide. ये हमने फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऐड करा है कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हैं, बिकॉज ईपीएस का जो फॉर्मूला था, अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा है वो फॉर्मूला था नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स वी कैन से। सो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करेंगे, सो वी विल फाइंड द अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ओके, उसके बाद इस अमाउंट में से हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे, हियर यू कैन सी। Okay, after that we will get the amount earning after tax. Okay, so this is not the net profit जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, बिकॉज दे आर हैविंग प्रेफरेंस, दे हैव द प्रेफरेंस टू गेट देयर शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स। ओके, सो फर्स्ट इस अमाउंट में से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो माइनस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गेट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उससे उसमें आप डिवाइड करेंगे कि नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने हैं, सो आपका सिंपली आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपको जब आप सोल्वेंसी रेशियो या रिटर्न टर्नओवर रेशियो आप जब फाइंड आउट करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कितना था, रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना था, वहां पर भी सेम आपको स्टेटमेंट बनाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। ओके, द नेक्स्ट रेशियो मार्केट कैप रेशियो हम जिसको बोल सकते हैं, दैट इज योर डिविडेंड पर शेयर। अभी जो हमने फाइंड आउट किया था अर्निंग पर शेयर कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कितना अर्न कर रहे हैं अपने एक शेयर के ऊपर। सो नाउ डीपीएस डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड जो कंपनी पे करती है या जो कंपनी प्रपोज करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। सो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी अपने एक शेयर के लिए कितना डिविडेंड पे करने को तैयार है, या कितना डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है फॉर द शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इन फर्स्ट पॉइंट वी कैन सी कि डिविडेंड पर शेयर इज द सम ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड इश्यूड by a company for every ordinary share outstanding. Okay, DPS is calculated by dividing, so here is the formula कि total dividend paid out over a period माइनस एनी स्पेसिफिक डिविडेंड को माइनस कर लेंगे, बिकॉज जो ओनली जो प्योर प्रपोज्ड या पेड डिविडेंड होता है हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं। दैट इज वाई यहाँ फॉर्मूला में दिया हुआ है minus any special dividend if company has paid during that particular year divided by share outstanding. Okay, so the formula for DPS is, I am repeating again, total dividend paid over a period minus any special dividend if given in question कि कंपनी ने कोई स्पेशल डिविडेंड पे किया है, तो हम लोग उसे माइनस कर देंगे, उसे डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ शेयर्स या फिर शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, एंड डीपीएस is an important way for an investor to measure the income they can expect. Obviously अगर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, so they will be expecting the dividend as much as, okay, so if the company's dividend payout ratio या dividend per share is increasing year by year, so we can say that company is maintaining the profits and the company is in good financial health as per the market capitalization we can say. Okay,
ओके, नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पे आउट रेशियो। अभी जो हमने लास्ट जो रेशियो पढ़ा था डिविडेंड पर शेयर, मतलब कि कंपनी ने कितना डिविडेंड प्रपोज किया है। ओके और डीपीएस डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट या जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उस डिक्लेयर्ड में से कितना पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को, ये उसका रेशियो है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उस डिक्लेयर्ड में से कंपनी ने कितना पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है, जनरली जो कंपनीज होती है, वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिटेन्ड करके रखते हैं। रिटेन्ड इन द सेंस वो अपने कुछ प्रॉफिट, जैसे कि अगर 100 रुपीज का जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि अगर 100 रुपीज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, अगर डीपीआर जो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 40% जो प्रॉफिट का 40% था वो कंपनी ने रिटेन कर लिया है फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी, या अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए, अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। ओके सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो वो रेशियो है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड प्रपोज किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स के लिए, और उस प्रपोज्ड में से पे कितना किया है हमारे शेयर होल्डर्स को। आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन द डीपीएस एंड द ईपीएस। डिविडेंड प्रपोज्ड में से कितना एक्चुअल में अर्न किया है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने। सो इट इज अ रेशियो बिटवीन द डीपीएस एंड द ईपीएस। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रेशियो परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज आप पीछे देख सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो लगा हुआ है। So every time we find the ratio in percentage form, so here you have to keep in mind that the answer will come in percentage form. यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि जैसे 60% अगर आपका आंसर आ रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि 40% प्रॉफिट का हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिटेन कर लिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Okay, now the next ratio is price earning ratio, and I am sure that everybody has heard about this particular ratio, that is price earning ratio। बहुत ही important है, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स का बाय और सेलिंग करते हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं पी रेशियो। अगर किसी को किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले वो बैलेंस शीट उठाकर या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाकर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेगा, पी रेशियो। क्योंकि यही वो रेशियो है जो कि कैलकुलेट होता है एट द करंट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। ओके, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला में स्टॉक प्राइस या जो शेयर का प्राइस लेते हैं वो करंट प्राइस यानी जो आज का प्राइस है। ओके, अब आप एक चीज समझिए कि अगर हमारे जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो शेयर्स खरीदे होंगे वो काफी टाइम पहले खरीदे हैं, क्योंकि जो शेयर्स का प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है एवरी डे। ओके, जो शेयर होल्डर्स है वो इंटरेस्टेड होते हैं कि आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से जो शेयर मैंने 10 साल पहले खरीदे थे उसका आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से ईपीएस कितना आ रहा है, या जो अर्निंग मैं उस शेयर पे कर रहा हूँ वो रिलायबल है या नहीं है, वो रिजनेबल है या नहीं है, ये जानने के लिए शेयर होल्डर्स लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइस अर्निंग रेशियो जनरली जो शेयर प्राइस है उसका, जो शेयर का प्राइस है वो फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो करंट प्राइस, जो आज का मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर शेयर का, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यू कैन सी नीचे मैंने फॉर्मूला दिया है कि प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है स्टॉक प्राइस, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक प्राइस जो हम ले रहे हैं दैट इज करंट प्राइस, यानी आज का जो प्राइस है उस शेयर का वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड हाई द पी रेशियो, हायर द वी कैन से द स्टॉक आर ओवर वैल्यूड, है ना। अगर आपका आपका पी रेशियो, आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो अगर हायर साइड आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो शेयर है, जितना आपने ले रखा था दैट इज ओवर वैल्यूड, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। फाइन। और अगर आपका जो पी रेशियो है अगर वो कहीं ना कहीं माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या कम उसका ट्रेंड आपको दिख रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, सो वी कैन असेस हियर कि जो हमारा स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड हो गया है। ओके, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर हम लोग पैसों से, मनी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो इन्फ्लेशन की वजह से भी प्राइस में चेंजेस आते हैं। सो इसीलिए करंट प्राइस को कंसिडर करना ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू द बुक वैल्यू, और जो आपने परचेज किया था शेयर्स को।
Okay, and this is very important ratio I'm saying again, and I hope you understand the concept of PE ratio. Okay, lastly, the last ratio is dividend yield ratio, or we can say earning yield ratio. Yield का मतलब होता है output. Okay, डिविडेंड यील्ड रेशियो या फिर अर्निंग यील्ड रेशियो, ये रेशियो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं. सेकेंडरी मार्केट इन द सेंस जो शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं उन्हें रीसेल या रीबाय करते हैं, मतलब उन्हें फिर से परचेज. सेकेंडरी मार्केट का मतलब यही हुआ कि जो सिक्योरिटी ऑलरेडी ट्रेडेड है उन्हीं का ट्रेड होता है आपकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर. सो यहाँ पर आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या जानना चाहते हैं कि ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में अगर किसी ने शेयर को परचेज किया है तो वो जो नॉमिनल प्राइस या जो उस शेयर का जो नॉर्मल प्राइस है उससे ज्यादा में उसने खरीदा होगा. सो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड में आप पता करते हैं कि जो एनुअल डिविडेंड पर शेयर, मैंने जो हायर प्राइस पे जिस शेयर को खरीदा है और उस पर जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज रीजनेबल और नॉट. ओके, सो दैट इज द डिविडेंड यील्ड रेशियो एंड हियर इज द फॉर्मूला. डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर का कितना प्राइस है एंड एनुअल डिविडेंड आपको कितना. वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि पूरे साल का डिविडेंड कितना आया एंड द प्राइस पर शेयर. आपने शेयर कितने में खरीदा, आप ये कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या है या उसका आज का वैल्यू क्या है या उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था. ओके, नॉमिनल वैल्यू कब होती है, जब मार्केट में वो शेयर पहली बार ट्रेड होता है. फाइन, यहाँ पर बात हो रही है सेकेंडरी मार्केट की. जो ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में वो लोग थोड़ा नॉमिनल से ज्यादा पे करके शेयर खरीदते हैं और उसमें ट्रेड करते हैं. सो उनको ये पता करना ज्यादा जरूरी है. सो दैट इज वाई वो क्या करते हैं कि मार्केट का जो पर शेयर का प्राइस जितने में उन्होंने खरीदा था उस पर दे फाइंड आउट द यील्ड, द आउटपुट ऑफ द अर्निंग. ओके, here we do not consider the market price of the share. Fine, I hope you understand the concept of dividend yield ratio. Okay, okay, so this was all about the market capitalization ratio. I hope आपको सारे concept अच्छे से समझ में आए होंगे. Bye bye, we will meet our next video. Thank you so much.